पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया। तो ये सियासी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो सियासी पार्टियों का एक मंशूर था जिसके तहत तमाम सियासी पार्टियों ने अवाम से कुछ वादे किए थे, कुछ सुहाने ख्वाब दिखाए थे और लोगों को ये बावर कराया था कि लोगों के मसाइल का हल हमारे पास है। बतौर सियासी बरादरी के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर सियासी पार्टी का जो मंशूर होता है उसमें अवाम पर तमाम तर तवज्जो मरकूज होती है। तो जो सूबाई हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आईं, जहाँ जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अपने वादे थे। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली और इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उससे पहले 10 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही और अब उनको 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो ये लगभग तकरीबन 11 साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं आज एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। और इसमें पिछले 10 माह के अंदर जहाँ पे मिस गवर्नेंस देखने में आई, वहाँ पर इंतहा की करप्शन भी देखने में आई। और देखिए, करप्शन के साथ साथ जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, यानी फज पेमेंट्स के हवाले से, यानी आपके बजट मिस कैलकुलेशंस के हवाले से, रूल्स के खिलाफ मिस अप्रोप्रिएशंस के हवाले से, तो आज जो वाइट पेपर का पहला जुज़्व है वो फाइनेंशियल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। इधर लाहौर में जहां हम बैठे हैं, जब ये मेट्रो बस बन रही थी, इस पे किसी अमीर कबीर आदमी ने तो नहीं बैठना था, ये तो गरीब की सवारी थी। उस वक्त 20 रुपए टिकट रखी गई कि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। और जो एक नाकस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के तहत लोग बसों में धक्के खाते थे, एक इज्जतदार सवारी हो, आप जो है वो इज्जत के साथ जाए, इज्जत से सवार हो। खवातीन के मसाइल थे, हरासमेंट के इश्यूज थे, मगर एक सियासी लीडर ने इसको जंगला बस कहा। कोई मर्सिडीज पे जाए या किसी बड़ी गाड़ी पे जाए, उसको कुछ नहीं कहना, गरीब की सवारी बन रही है तो ये जंगला बस है। फिर हमने देखा कि जिन साहब ने इसको जंगला बस कहा था, उन्हीं साहब ने पेशावर में बीआरटी बनाई, उनकी अपनी हुकूमत ने। यानी दूसरे के लिए बुरा है, अपने लिए अच्छा है। और जब तक यू टर्न ना ले लें तो हमारी तो शख्सियत ही मुकम्मल नहीं होती। हम तो, हमारा तो नाम जो है वो है ही इस बात पे कि हम यू टर्न लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जो फाइनेंशियल लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो 152 अरब रुपए है। अब मैं आपको इसकी बाइफर्केशन बताऊंगा कि ये 152 अरब रुपया पूरा कैसे होता है। इसमें 13.2 करोड़ रुपए की फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं। जैसे डीजीपीआर का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है, और वहां पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। ये तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हो गई 152 अरब रुपए में से 13 करोड़ रुपए की। अगला जो इसकी मद है, जो मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर, और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए, उसकी जो तखमीना लगाया गया है, जो मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर है, आपको एक मिसाल दी, ये 84 अरब रुपया है। तो 152 अरब रुपए में से 13 करोड़ की फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं और मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर 84 अरब रुपए का है। फिर आप आगे आए, अब सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स हैं। कई ऐसी मदात हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी सोशल सेक्टर्स के लिए पैसे आइडेंटिफाइड हैं। अब ये नहीं पता वो सोशल सेक्टर क्या है,
वो किसी अस्पताल को जा रहे हैं, वो किसी स्कूल को जा रहे हैं। और देखिए, आप सब इधर लाहौर में रहते हैं, आपने PKLI भी देखा है, आपने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी देखा है, आपने जदीद तरीन हस्पताल शदरे से लेके मनावा तक, ये लाहौर की तुल अर्ज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने ये अस्पताल देखे हैं, हमारा रोज पाला पड़ता है, हम जाते हैं। तो क्या वजह है कि यहां PKLI बन गया और पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आज भी बड़ी मखदूश हालत के अंदर है? क्या वजह है? क्योंकि ये जो फंड्स हैं, जो सस्पिशियस डिस्पर्समेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेडी रीडिंग की अपकीप के लिए 40 करोड़ रुपए आता है, वो उसी सोशल सेक्टर में डाइवर्ट करके किसी और महकमे को दे दिया जाता है। लीकेज है बहुत बड़ी। अब देखिए, हमें भी उतनी ही एलोकेशन मिलती फंड्स की जितनी किसी सूबे को मिलती है, बल्कि सूबों के पास वफाक से ज्यादा पैसा है और सूबों को उनकी पॉपुलेशन की आबादी के तनासब से पैसे मिलते हैं। अब इस 152 अरब रुपया जो फाइनेंशियल लॉस है, इसमें से मैंने आपको बताया 13 करोड़ की जो है फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, 84 अरब रुपए की मिसक्लासिफाइड एक्सपेंडिचर्स और 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्पर्समेंट्स, 51 करोड़ की। तो ये वो मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, क्योंकि संजीदगी नहीं है, गवर्नेंस पे फोकस नहीं है। देखिए, सियासत हम भी करते हैं, हम सियासतदान हैं, मगर अगर मैं सारा दिन अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को छोड़ दूं और मैंने कोई फाइल साइन नहीं करनी, मैंने कोई बेहतरी नहीं लेके आनी, मैंने PTV पे फोकस नहीं करना, मैंने रीवैम्पिंग नहीं करनी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, और मैंने सारा दिन अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मनसूबा साजी करनी है, बोलना है, तो देखिए बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। हम बैठे हैं, अवाम के मैंडेट से बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें बिठाया है, एक काम लेने के लिए बिठाया है। अब बातें करना, लश्कर कशी करना, और पीछे हालात ये हैं कि 152 अरब रुपए की फाइनेंशियल जो एक लॉस है, उसकी मैंने बाइफर्केशन आपको बता दी। आगे चलें। अब ये सिर्फ वो है जो पैसा इधर उधर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्या है? अगला इनका डेट क्राइसिस है, यानी कर्जा जात जो हैं वो इस मद के अलावा हैं जो फाइनेंशियल लॉस है इसके अलावा। अब उनके अंदर इस वक्त जो ओवरऑल KP का डेट बर्डन है वो 725 अरब रुपए है। अब देखिए, जब आपका फाइनेंशियल लॉस 152 अरब रुपए होगा, आपका डेट बर्डन जो है वो 725 अरब रुपए होगा, और ये अगर इसको इन्होंने एड्रेस ना किया तो ये 2555 अरब बन जाएगा 2030 तक। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। आगे चलते हैं। एनुअल डेट सर्विसिंग, यानी जो इस कर्जे को वापस करने के लिए या इस कर्जे को एड्रेस करने के लिए हर साल पैसे मुख्तस किए जाते हैं, वो 355 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है, जो कि सूबे का पूरा बजट बन जाता है। तो ये जो हुकूमत थी पिछले 10 साल और अब तकरीबन 1 साल, इसने ना तो कर्जा कम किया, और आपको याद होगा कहा गया था हम डैम बनाएंगे, डैम बनाने वाले और भी बड़े थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम? आपने बिजली को पैदा की हो, रन ऑफ द रिवर, कोई टरबाइन लगाई हो कि जी आपने बिजली पैदा की KP के अंदर? नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं KP के अवाम का क्या कसूर है? मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? पहले पंजाब में बुजदार के थ्रू बदला लिया, अब KP में अली अमीन के थ्रू बदला ले रहे हैं। कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का नोटिस नहीं है, और ये कर्जा चढ़ा है आपके दौर में। अल्लाह का फजल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिफॉल्ट से उठा के मुल्क को ले आई है इस्तेकाम से भी आगे। हमारा मकसद था डिफॉल्ट से इस्तेकाम, इस्तेकाम से ग्रोथ। अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI ने इतराफ किया कि इकॉनमी स्टेबल हो गई है, और हर बंदे को नजर आ रहा है। देखिए, जब पिछले साल महंगाई 32% के ऊपर थी और इस साल वो 4% पे आई है, तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं? वो तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करें। पंजाब के अंदर जब ट्रांसपोर्ट के किराए कम होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अड्डे सील होते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेसेस सील होते हैं,
और जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर किरायों में कमी होती है, यहां पे कमेटियां बनी हुई हैं, यहां पे वजीर मुख्तस हैं इस काम के लिए, यहां पर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स मुख्तस हैं इस काम के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से किस बात का बदला ले रही है उनकी हुकूमत कि महंगाई पिछले साल 32% थी, इस साल 4% है, किराए वहीं पे हैं, कीमतें वहीं पे हैं। वफाक में भी हमने कीमतों को कंट्रोल किया है पिछले साल के मुकाबले में। अगर ओवरऑल आप देखें, पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, अशिया खुर्दनोश नीचे आ रही हैं। वाई नॉट केपी? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, कर्जा जात अपनी जगह पे, हुकूमत 11 साल से है और नसीहतें हमें कर रहे हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज बड़ी हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े हैं, रुपया मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक मार्केट 1 लाख क्रॉस कर गई है। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बेहतर है, अल्लाह का फजल है। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब मेहनत कर रही है, रोज एक नया मंसूबा लॉन्च होता है, वो एक फील गुड फैक्टर है, एक गुडविल क्रिएट हुई है, कीमतें कम हुई हैं। वहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे जो मैंने 152 अरब की बताई, और 725 अरब रुपए के कर्जे अपनी जगह पे। अब आगे चले, गवर्नेंस फेलियर। अब इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा कि हमने फाइनेंशियल तो स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अब इस वाइट पेपर का जो मैं केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आपके सामने लेके आया हूं, फाइनेंशियल पार्ट इसका खत्म हुआ, एजुकेशन की तरफ आ जाए। इन्होंने एक बिल लेके आए कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं एचईसी से निकाल के चीफ मिनिस्टर के अंडर कर दी जाए। देखिए, चीफ मिनिस्टर अच्छा आदमी होगा मगर आलिम फाजिल नहीं है, एकेडमिक नहीं है, उनको इन डेप्थ चीजों का पता नहीं है उस तरीके से। तो एक सियासी बंदे के अंडर हमने तो चेयरमैन एचईसी को एक अथॉरिटी दी है, एक ऑटोनॉमी दी है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एकेडमिक्स में से, वाइस चांसलर्स में से बेहतरीन आदमी अपॉइंट होता है आके। तो क्या वजह है कि अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर करना चाहती है, और यूनिवर्सिटीज के हालात ये हैं कि उधर टोटल इस वक्त तनख्वाहें नहीं दे रहे अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। टीचर सड़कों के ऊपर है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, करप्शन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स और बढ़ते हुए कर्जा जात, उसके बाद आपका गवर्नेंस का टोटल फेलियर कि आप अपने टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर बात होती, लोग कहते हैं कि जी 1 मार्च किया जाए, केपी हुकूमत के खिलाफ 1 मार्च किया जाए, बताया जाए कि यार टीचरों की तनख्वाहें नहीं जा रही, करप्शन आप कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस आपकी है, अस्पताल आपके बैठ गए हैं, यूनिवर्सिटीज आपकी नहीं चल रही, और आप सारा दिन बातें करते हैं। तो ये लोग कहते हैं हमें, मगर हम तो चाहते हैं कि फामो तफहीम से मामलात आगे बढ़े, हम कोई ऐसा कदम ना लें। ये व्हाइट पेपर आपके सामने प्लेस कर दिया गया है, इसमें तमाम चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मिस गवर्नेंस की चीजें इसमें शामिल हैं। अच्छा, फिर इन्होंने एक इनका मेडिकल कॉम्प्लेक्स का स्कैंडल आया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो स्कैंडल आया, उसके अंदर इन्होंने नौशहरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 50 लोगों को इलीगल उनकी अपॉइंटमेंट की। अब वो एंटी करप्शन के नोटिस के बावजूद जो है वहां पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप टूरिज्म मैनेजमेंट देख लें, उनका काइट का प्रोजेक्ट था, 268 बिलियन रुपीस उसमें मिस अप्रोप्रिएट हुए, और वो एक्सीड करता है जो 15% उसका थ्रेशोल्ड है। आगे आप चलें तो मुझे बताइए, वो पुलिस रिफॉर्म्स पे बड़ा वावेला था कि जी पुलिस रिफॉर्म्स हो गए। अगर पुलिस रिफॉर्म्स केपी के अंदर नेक नीति से होते होते तो इस वक्त जो है पुलिस रिफॉर्म्स होते, तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल क्यों होती, क्यों हर जगह पे वहां पे दहशतगर्द दंदनाते फिरते? क्या सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये काम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे? लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आपकी पुलिस रिफॉर्म्स किधर गए हैं? आपने पंजाब की तरह सीटीडी की फोर्स क्यों नहीं खड़ी की? तालिबान को आप वापस ले आए, ठीक है, आपकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर उसका सदेबाब भी करना था ना कि उसका एक फॉल आउट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर तो पिछले 11 साल से आपकी हुकूमत ना होती, आप 100 लोगों से गिला कर सकते थे कि जी यहां पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बुरे हालात हैं, मैं क्या करूं। मगर आपने 11 साल में पुलिस को क्या इक्विपमेंट लेके दिया? क्या बख्तरबंद गाड़ियां लेके दी? क्या जैमर्स लेके दिए? क्या जदीद असला लेके दिया? क्या उनको टर्की या बाकी ममालिक में भिजवाया? जिस तरह
लाहौर की डॉल्फिन पुलिस तुर्की से ट्रेनिंग लेके आई? क्या सीटीडी को पाक आर्मी से ट्रेनिंग दिलवाई? हर बात पे फौज को आप याद कर लेते हैं प्रोपेगेंडा के लिए। तो क्या फौज की जिम्मेदारी है प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या पुलिस की जिम्मेदारी है? ये तय कर लें। आपका ये भी प्रॉब्लम है कि आप क्योंकि सियासत करते हैं, अस्पताल तबाह, यूनिवर्सिटियां तबाह, लॉ एंड ऑर्डर आपका तबाह, और आपके पास कोई बात नहीं करने को कि जब फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की बात आती है तो ये आप पुलिस रिफॉर्म्स आपके कहीं नजर नहीं आए हैं। अगर होते तो आज लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल आपके सूबे में ना होती। आगे चले, रेस्क्यू 1112 की जो गाड़ियां थी वो हमने देखी धरनों के अंदर। क्या ये गाड़ियां इसलिए दी गई हैं कि ये आप धरनों में और प्रोटेस्ट में चलाएं और सियासी वर्करों को इसमें चढ़ा के आप इस्लामाबाद लेके आए? क्या ये पंजाब ने उस वक्त 1112 की सर्विस इसलिए दी थी आपको कि ये एक अच्छा जेस्चर है? शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये लीड ली कि जी हर सूबे में 1112 होनी चाहिए। और देखिए, ये मानता हूं यहां पे बैठ के, मैं बिल्कुल इस पे मुनाफकत झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल हमारा ये वतीरा नहीं है। ये परवेज अली साहब का एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेट्स एडमिट दैट, इसको एडमिट करें। हमारे सियासी मुखालिफ हैं, मगर यार उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट था। हमारे वजीर आला उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब उसको आगे लेके गए कि चाहे सियासी मुखालिफ है, अवाम के भले का प्रोजेक्ट है, हमारी मुखालफत अवाम से तो नहीं है। तो हमने इसका दायरा कार फैलाया बाकी सूबों के अंदर। अब वो सियासी जलसों में 1112 की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही। आगे चलिए, जो बन्नू में और डीआई खान में, डीआई खान इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वजीर आला साहब का, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से और मिस यूज की वजह से उनकी जो ओवरऑल तखमीना है वो 10 करोड़ से 2.6 अरब पे चला गया है, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं होता, फंड इधर उधर हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये बड़ी सिंपल एक साइंस है। इस साल आप एक मंसूबा लगाएंगे ना, तो आपने उसका तखमीना लगाया 10 करोड़ रुपए, आपने 2 करोड़ दिए, बाकी आप अगले फाइनेंशियल ईयर में ले गए। जब अगला बजट आएगा, सरिये की कीमत ज्यादा, बजरी की कीमत ज्यादा, बाकी चीजों की कीमत ज्यादा, तो वो जो प्रोजेक्ट आपने 10 करोड़ में लगाना था उसकी कीमत 15-20 करोड़ पे चली जाएगी। फिर जैसे साल ऐड होते जाएंगे, वो साल बढ़ते जाएंगे, तो इसका तखमीना ऊपर जाता जाएगा। यहां पे यही हुआ है कि 10 करोड़ वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो अब 2.6 अरब पे है, सिर्फ डीआई खान और बन्नू के। आप आगे चले, जो वायलेंस बढ़ रहा है, जो कुरम में हुआ, देखिए दिल दुखता है। अब नोटिस लिया ना आपने, आपका सूबा है, आप वजीर आला हैं, बाइख्तियार हैं, आपने जब कुरम में आग लगी थी और सबसे ज्यादा कुरम को तवज्जो की जरूरत थी, तब आप क्या कर रहे थे? आप इस्लामाबाद में बैठे थे। आप जिस मकसद से भी बैठे थे, लश्कर कशी थी, हमला था, जो भी था, आप इस्लामाबाद में इसलिए बैठे थे कि आप वहां पे भी तबाही बर्बादी फैलाना चाहते थे। अब आप इस्लामाबाद आ गए, कुरम में लाशें पड़ी हैं, सड़कें बंद हैं, दवाइयां नहीं हैं, मरीज रुल गए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? आप अपना घर पहले ठीक करते, फिर हमला कर लेते हमारे ऊपर। हम हाजिर हैं, हमने पहले बड़े हमले बर्दाश्त किए, हम हाजिर हैं, बट फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते, एक अवाम का मैंडेट है, अवाम की तवक्कुआत है। कुरम में आग लगी है, लाशें पड़ी हैं, सड़कें बंद हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, मरीज रुल गए हैं, मगर नहीं, हमने सियासत करनी है, हमने सियासी बयानियां बनाना है, हमने गालियां देनी हैं, हमने फौज को बुरा भला कहना है, हमने स्टेट को कमजोर करना है। अगर ये करना था तो आप कम से कम कुरम की लोगों पर तो तवज्जो देते। और कुरम के लोगों पर आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? इसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि आप अपनी सिर्फ सियासत को चमकाना चाहते थे, और सियासत चमकाने के लिए आपके पास और बड़े तरीके थे। आप वहां पे रह के सियासत करते, मगर इस्लामाबाद पे हमला करना आपने मुनासिब समझा। और इसके साथ साथ मैं अगर आगे चलें, जो आपने कुरम के, पारा चिनार के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को इग्नोर किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नालायकी और नाअहली है। आप अभी तक एंटी करप्शन की कोई मेजर्स नहीं ले सके। आपने अभी तक कोई एंटी करप्शन के हवाले से वहां पे कितने लोगों को आपने सजाएं दी हैं? कितने लोग हैं जो जिनको आपने कोई उनके खिलाफ केसेस कायम किए हों? कोई
आपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की हों, कोई आपने वहां पे कोई ऐसी बॉडी बनाई हो जो इन तमाम बेजाब्तियों का नोटिस ले, आप वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि खुद आप उसमें मुलव्विस हैं, आपकी जात मुलव्विस है, आपकी पूरी हुकूमत मुलव्विस है। और देखिए, जो ओवरऑल इन्फ्लेटेड कॉस्ट के अलावा ये कई सौ अरब का लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। और ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने। अच्छा, बाकी स्कैंडल अपनी जगह पे। आपकी मुशीर हैं मिशाल यूसुफ जई साहिबा, नई गाड़ियां आप खरीदते हैं, मतलब आप अपने सूबे के हालात नहीं देख रहे, अवाम की मुश्किलात नहीं देख रहे, मगर आप नई गाड़ियां जो हैं वो आपको खरीदने में कोई आर नहीं है। वहां पे उन्होंने जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है एक जिस जिस साफी ने खबर ब्रेक की, आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया, आपने उसको जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की। अब आपके अपने जो पीटीआई के लीडर है इरफान सलीम साहब, उन्होंने आपको अक्यूज किया कि आप कंट्रोवर्शियल हैं। आपके हवाले से पूरी पार्टी वो आतिफ खान से लेके शहराम तराकई तक सब लोगों को आपसे इख्तलाफ है। और मैं ये चाहता हूं कि देखिए, फेक ड्राइविंग लाइसेंसेस का स्कैंडल आया, टिम्बर माफिया का स्कैंडल आया, बीआरटी का करप्शन केस वैसे का वैसा है, 8 महीने से टीचरों की तनख्वाहें नहीं दी। तो मुझे बताइए ना, बीआरटी के स्कैंडल का जवाब किसने देना है? टिम्बर स्कैंडल का जवाब किसने देना है, जो आपने टिम्बर माफिया और टोबैको माफिया को छूट दी हुई है अरबों रुपए की? टैक्स नहीं वो देते वहां पे। सारा पैसा जो है वो गैर सरकारी तौर पे आता है और आपके अफसरान खा जाते हैं, और उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो पैसा अवाम पर लग सके, या ये बड़े बड़े माफिया जो हैं इस पैसे को अवाम को अदा करें। आपके पास कोई जवाब नहीं है टिम्बर माफिया स्कैंडल का, फेक ड्राइविंग लाइसेंस स्कैंडल का। आपके शकील अहमद खान साहब जो सीएनडब्ल्यू के मिनिस्टर हैं, रैम्पेंट करप्शन है, और इसके डिसमिसल की कोशिशों के बावजूद अभी तक वहां पे करप्शन खुलेआम हो रही है। तो ये जो मिस गवर्नेंस है, जो करप्शन है, जो आपके बाकी सारे मामलात हैं, फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, आपके बाकी स्कैंडल्स, आपकी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में बेजाब्तियां, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैं चाहता था कि ये वाइट पेपर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ केपी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, जब ये 10-11 माह पूरे हो रहे हैं हुकूमत को, तो ये अवाम के सामने रखो। और इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई तर्जुमान, कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि 11 साल में आपने सूबे को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। और बाकी सूबाई हुकूमतों को आप देख लें, जितना पंजाब के अवाम का हक है कि उनकी फलाह बहबूद पे पैसा भी लगाया जाए, काम भी किया जाए, उतना ही हक खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामलात हैं। अगर इस सूबे ने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, इस सूबे का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर, उसकी पार्टी और उसकी पार्टी की क़यादत है। और ये जब तक मामला ठीक नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा और उसके लोग वो खुशहाल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा, इस्लामाबाद में धरनों पर ये आपने अखराजात बता दिए कि वफाकी हुकूमत को कितना खर्चा करना पड़ा इन तमाम धरनों को रोकने के लिए, कंटेनर्स को किराए पे लेने के लिए, और पुलिस डिप्यूट करने के लिए, रेंजर्स डिप्यूट करने के लिए? करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है जी इसके ऊपर। और मैं एग्जैक्ट तखमीना आपको बता देंगे, बट हर रोज पूरी जो फोर्स वहां पे डिप्लॉयड थी, जो पूरे शहर में बिजनेस का लॉस हुआ, बिजनेस का लॉस तो एक दिन का अरबों रुपए के अंदर है ना। बिजनेस लॉस अलग है, हुकूमत का लॉस अलग है। तो पर डे ये अगर पूरे पाकिस्तान के बिजनेस के लॉस को आप देखें तो ये तकरीबन 80-90 अरब रुपए पे पहुंच जाता है। तो ये मुझे बताइए ना, इसका जिम्मेदार कौन है और उसके किसने दावा करना है इस चीज का? मेरा सवाल यह है कि आपने केपीके की गवर्नमेंट को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सिंध के हवाले से बताते हैं, आपको लगता नहीं कि सिंध की आवाम को भी पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक सजा मिल गई है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से आए रोज आप पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है? अभी कुछ ही रोज पहले बुलावल ने ये स्टेटमेंट जी, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। आपका क्या रद्द अभी मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त गए थे सिंध, डेलीगेशन पूरा गया था। इसमें मेरी क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ भी एक ताल्लुक रहता है, तो वो भी सिंध से होके आए। आप जरा सिर्फ वीडियोस देखें मंगवा के जो सिंध की। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। मैं
अच्छा मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। देखिए अभी रिपोर्टर्स वहाँ पे गए और शर्जील मेमन साहब ने उनको एक विजिट करवाया तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। हालात आइडियल नहीं होंगे, मगर एक नेक नीति से कोशिश नजर आ रही है कि वो सिंध को एक मॉडर्न सूबा बनाना चाहते हैं। तो मैं सियासी मामलात अपनी जगह पे, जो काम नजर आता है, जो बोलता है, जो अच्छा काम है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप जरा वो वीडियोस देखिएगा पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन से, उस्मान खान साहब से मंगवा लें, वो आपको दे देंगे। बिलावल तो ने तनकीद भी की अभी देखिए बिलावल साहब हमारे, आते हैं करना, तो सिंध के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, इस पर आप क्या देखिए बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी, हमारे भाई हैं। तो ये छोटे मोटे गिले शिकवे से चलते हैं। दूसरा, आवाम से जो तवक्कुआत हैं, आवाम की हमारे से जो तवक्कुआत हैं, देखिए पिछले साल के मुकाबले में इस साल हालात इतने बेहतर हैं कि दुनिया के जो बैन अवी सतह पे लीडरान हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है। और इंशाल्लाह ताला देखिए हमारा अब अगला टारगेट जो है वो ग्रोथ का है। बहुत जल्द वज़ीर आज़म साहब इस पे एक तकरीब से खिताब करेंगे और वो मौशी एजेंडे पर तफसील से बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। कि अभी रिसेंटली जो पीटीआई है ये दावा कर रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाएगा तो यहाँ पे जो है ना तब्दीली आ जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान होगा वो बाहर आ जाएंगे और इनको छोड़ना पड़ेगा, तो उससे पहले ही छोड़ दें। देखिए इस बारे में क्या कहते हैं, ये क्या आज़ादी है? आज़ादी पहले किससे लेनी है, फिर उसके बाद भी कोई आज़ादी लेनी है, और इस तरह की वाकई कोई मुदाखलत होने जा रही है अमेरिका की तरफ से? देखिए पहली बात यह है कि जो रियासतों के माबैन ताल्लुकात होते हैं वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट की बुनियाद पे होते हैं। अगर कोई ये कहे कि फॉरेन अफेयर्स के जो दोनों वजारतें हैं उनको छोड़ के, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को छोड़ के, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट को छोड़ के, ये सियासी रेटरिक अपनी जगह पे, ये सियासी नारेबाजी कई दफ़ा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शुरू हुई थी हम कोई गुलाम है ऐसे और ख़त्म हुई है आके साड़ी मदद करो। तो ये दोनों चीज़ें देखें ना, ये सियासत है। इसका स्टेट की पॉलिसी से, फॉरेन पॉलिसी से, डिप्लोमेटिक नॉर्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माजी में भी सियासी जमातें वाइट पेपर इशू करती रही हैं। अब जो एक साल भी पूरा नहीं हुआ जो एक गवर्नमेंट को वहां पर, तो आपने ये वाइट पेपर इशू किया है, इसके पीछे और ख्वाजा आसिफ साहब की कल मुज़ाकरात की हाइश के गेंस एक बयान के पीछे क्या डॉट्स मिलते हैं जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल एक सियासी हालात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम चाहते हैं कि मामलात बातचीत से आगे बढ़े। एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अफाम तफहीम में बिलीव करते हैं। हमारे लीडर ने हमेशा ये तरबियत दी है। आपके सामने जब इधर गालिब मार्केट में गिरे खान साहब कंटेनर से, मियां नवाज शरीफ उनकी तीमारदारी करने गए। इधर ही हमने इलेक्शन कैंपेन अपनी मुअत्तल की। बनी गाला गए इलेक्शन के बाद, उनका हाल अहवाल पता किया। देखिए एक तरफ मामलात हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि मईशत भी तरक्की करे, सियासी इस्तेहकाम भी आए और मामलात अफाम तफहीम से आगे बढ़ें, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। और 26वीं आईनी तरमीम में भी पीटीआई ने अपना किरदार अदा किया। कुछ शिक्के उनके कहने पर निकाली गई, कुछ उनकी बात मानी गई, और वो अलग बात है बाद में उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम इसके साथ नहीं, बट वो उनकी मर्जी से हुआ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो ओवरऑल हालात हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो बैनुल अक़वामी सतह पे मामलात है ना, इस पे पॉलिटिकल बयानियाँ ज़रूर वो बनाएं। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नेंस इंप्रूव करें, अवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, वो पाकिस्तान के किसी भी खत्े में रहते हों। ख्वाजा साहब ने जो तकरीर की, जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखिए जहाँ सियासी उनकी तरफ से मामला आता है, हमारा भी काम है सियासी तौर पर उसका जवाब देना। मगर इन सारी बातों का फॉरेन पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी और डिप्लोमेटिक नॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम के लिए काम करें और ये छोड़ दें नारेबाजी और सियासी शोबदाबाजी जो कर रही है पीटीआई। हम चाहते ये हैं कि बातचीत से मामलात आगे चलें और रिजॉल्व। देखिए जहां सियासी उनकी तरफ से मामला आता है, हमारा भी काम है सियासी तौर पर उसका जवाब देना। मगर इन सारी बातों का फॉरेन पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी और डिप्लोमेटिक नॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम के लिए काम करें और ये छोड़ दें नारेबाजी और सियासी शोबदाबाजी जो कर रही है पीटीआई। हम चाहते ये हैं कि बातचीत से मामलात आगे चलें और रिजॉल्व हों, ताकि मुल्क में जहां मईशत को इस्तेहकाम मिला है वहां सियासी इस्तेहकाम मिले। दोनों करने आगे। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ज्यादातर आपने केपीके के अवाम से हमदर्दी का इजहार भी किया और आप बकायदा परेशान नजर आए हैं कि केपीके में काम होने चाहिए। तो ये बताइए कि क्या फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ स्पेशल एजेंडा रखती है? फेडरल गवर्नमेंट कोई केपीके में कोई मंसूबे देने जा रही है जिस तरह आपने अलग से
जिस तरह आपने कराची में भी मंसूबे दिए, तो क्या केपी के लिए भी ऐसी कोई देखिए पॉलिसी है? केपी को हमने और दूसरा बिल्कुल, जो- बहुत अच्छी बात जी। दूसरा जो एक वहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि वहाँ पे ₹2 यूनिट बिजली मिल रही है, तो आपने कहा कि एक भी डैम नहीं बना, तो उसकी थोड़ी तफसील बता सकते हैं कि उसकी तो बकायदा उन्होंने डैमों की तफसील भी शाया की थी। देखिए पहली बात ये कि केपी हुकूमत को आज भी हम ऑफर करते हैं, आपको सीटीडी की फोर्स चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बेहतरी चाहिए, वफाकी हुकूमत पूरी तरह हैंड होल्डिंग करने को तैयार है। और देखिए मोहसिन नकवी साहब पेशावर सैर करने तो नहीं जाते ना, वो जब जाते हैं तो वो बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो वहाँ पे जाके उनको ऑफर है। ये सारी बिजली के मनसूबे लगे थे उस दौर में। मुझे अभी तक केपी के अंदर कोई काबिल जिक्र मनसूबा ना डैम का ना ही बिजली का कोई नजर नहीं आया। किताबों की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, दावों की हद तक ये चीज मौजूद है, मगर क्या ऑन ग्राउंड हकीकत है? हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी लिख सकता हूं कि जी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ये 15 मनसूबे चला लिए, मगर गवाही तो आपने देनी है ना, बताना तो आपने है कि ये बने हैं कि नहीं बने। तो जो एक गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल मीडिया पे चल रही है उसमें तो सब कुछ अच्छा है, मगर अस्पतालों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाके देखें हालात बहुत मखसूस अच्छा, हैं। साहब ये बताइएगा, अता साहब, जी मोहसिन बिलाल कि साहब बिलावल बड़े अरसे बाद आए, आपको वेलकम कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो गाहे बगाहे वफात पर गोलाबारी करते रहते हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन की स्पेस ही नहीं छोड़ रहे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए? क्या ये वजह तो नहीं है अता साहब? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काबिल एहतराम हैं। मैं तो इलेक्शन में उनके खिलाफ इसी शहर लाहौर से लड़ा, हमारे भाई हैं, उनके जो गिले शिकवे रहते हैं, उन्होंने इश्यूज़ पे बात की, अवाम के इश्यूज़ पे बात की, बतौर एक जिम्मेदार सियासतदान की उनका हक है बात करना। मैं नहीं समझता कि कोई और मकसद है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि हुकूमत की इस्लाह भी करें, हुकूमत अच्छे तरीके से आगे भी चले, इसलिए वो हमें इस्लाह हमारी करते रहते हैं ताकि वो हुकूमत को मजीद दवाम बख्शना चाहते हैं। ये बताइएगा कि अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाए? देखिए मुज़ाकरात का मकसद किसी को डील देना, एनआरओ देना नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम देना है, और हमारा काम है एग्जेक्टिव के तौर पे। हम हुकूमत में हैं, हम एग्जेक्टिव का पार्ट हैं, हम जुडिशरी का पार्ट नहीं है। केसेस जो हैं वो जुडिशरी के पास हैं, और इन मुज़ाकरात से मैं नहीं समझता कि कोई रियायत देना, करप्शन के केसेस ख़त्म करना, ये तो कभी भी मकसद नहीं था। मगर जो कमेटी बनी है वो इस पर मज़ीद बातचीत करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।